दोस्तों, अमीर हो या गरीब, पैसा कमाने के लिए इस दुनिया में काम सभी को करना पड़ता है। अगर आप किसी कॉल सेंटर में काम करते हो तो आपको आने जाने के लिए एयर कंडीशनर, टैक्सी और काम करने के स्थान पर भी बहुत ही अच्छा वातावरण मिलता है। परंतु कुछ जॉब ऐसी भी हैं जहां आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तक नहीं मिलती। जैसे कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में सीवर की सफाई करते हुए 4 सफाई कर्मचारी जहरीली गैस की वजह से मारे गए थे। किंतु इन सबसे कठिन जॉब एक फौजी की मानी जाती है। युद्ध की स्थिति में खुद की जान को हथेली पर लिए एक फौजी को रात दिन और हर समय सक्रिय रहना पड़ता है। और यदि हम युद्ध की भी बात करते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय सैनिकों की परिस्थिति सबसे खराब रही है। तो चलिए आज के वीडियो में कुछ ऐसी ही अनोखी और खतरनाक जॉब्स के बारे में जानते हैं जिन्हें निभाने की जिम्मेदारी द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिकों को दी गई थी। टूरिट टेरर। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वार करीब 80 साल पुरानी घटना है। जाहिर है उस जमाने में वर्तमान जितनी उन्नत तकनीकें नहीं थी। लड़ाकू विमानों को जमीन पर मार गिराना बेहद ही मुश्किल होता था, इसलिए 2 विमान आसमान में ही एक दूसरे को गिराने का प्रयास करते थे। 2 विमानों के बीच आसमान में हुई इस तरह की लड़ाई को डॉग फाइट नाम दिया गया था। आज के आधुनिक समय में लड़ाकू विमानों के नीचे लगी मशीन गन को लड़ाकू विमान के भीतर बैठा पायलट ही नियंत्रित करता है। किंतु दूसरे विश्व युद्ध के जमाने में ऐसी कोई तकनीक नहीं थी, इसलिए डॉग फाइट को कामयाब बनाने के लिए लड़ाकू विमानों में एक खास जगह बनाई जाती थी जिसे टूरिट बॉल कहा जाता था। ये जहाज के नीचे बना एक छोटा सा स्थान था जहां कोई सैनिक टेढ़ा मेढ़ा होकर घुस जाता और यहां से सामने वाले जहाज पर गोलियां चलाता था। टूरिट बॉल शीशे और लोहे से बना मात्र 3 फीट का ही स्थान हुआ करता था और इसमें सबसे कम कद वाले और दुबले सैनिक को बिठाया जाता था। इस सैनिक के पास कोई पैराशूट भी नहीं होता था, यानी विमान क्रैश होने पर उस टूरिट बॉल में बैठे सैनिक को टूरिट बॉल का ऊपरी दरवाजा खोलकर पहले जहाज में जाना पड़ता था ताकि वो पैराशूट लेकर नीचे कूद सके, और अधिकतर मौकों पर ऐसा करना संभव नहीं रहता था। इसलिए विमान के क्रैश होने की स्थिति में टूरिट बॉल ही उस सैनिक का कफन बन जाता था। जब विमान अधिक ऊंचाई पर उड़ता था तो ठंड की वजह से टूरिट बॉल में बैठे सैनिक का ऑक्सीजन टैंक ही जम जाता था, जिस कारण सैनिक की जान खतरे में आ जाती थी। ये माना जाता है कि यदि 5 विमान टूरिट बॉल के साथ आसमान में उड़े तो उन विमानों के टूरिट बॉल में बैठे 5 सैनिकों में से 3 जिंदा वापस नहीं आ पाते थे। जर्मन यू बोट का सफर। जर्मनी की यू बोट नाम की इन पनडुब्बियों से पूरा विश्व कांपता था, क्योंकि जर्मनी की ऐसी 1100 पनडुब्बियों ने अपनी दुश्मन सेनाओं के 3000 से ज़्यादा समुद्री जहाज़ों को समुद्रों में ही दफन कर दिया था। जितनी खतरनाक ये पनडुब्बी थी उससे कहीं अधिक खतरनाक था इस पनडुब्बी पर रहना। ये पनडुब्बी 61 मीटर लंबी और मात्र 4.5 मीटर ही चौड़ी हुआ करती थी। पनडुब्बी की चौड़ाई कम होने के कारण यहाँ विस्फोटक सामग्री और अन्य जरूरी सामान रखने का स्थान बेहद ही कम था। इतना कम कि इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय सैनिकों को सीधे की बजाय तिरछा होकर चलना पड़ता था। इतने तंग हालातों में भी पनडुब्बी पर हर सैनिक को लगातार 16 घंटे तक काम करना पड़ता था। पनडुब्बी पर 40 से 50 सैनिक हुआ करते थे जिन्हें लगातार कई महीनों तक जमीन भी दिखाई नहीं देती थी। जगह की कमी होने के कारण इस पनडुब्बी पर एक ही बाथरूम था, 50 लोगों के लिए एक अकेला बाथरूम। यहाँ रहने वाले सैनिकों को नहाने तक का अवसर नहीं मिल पाता था। इन पनडुब्बियों में रह रहे सैनिकों की मानसिक हालत बिगड़ जाती थी। कई सैनिक तो वापस जमीन पर आकर भी सामान्य नहीं हो पाते थे। कामाकाजी पायलट। कामाकाजी जापानी भाषा से निकला एक शब्द है जिसका अर्थ है आत्मघाती। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर द्वीप पर इस तरह के हमलों को अंजाम दिया था। इस हमले के लिए जापानी सैनिकों को समझाया गया था कि उन्हें वापस जिंदा नहीं आना है। असल में पायलट के विमान को पूरी तरह से बारूद द्वारा भर दिया जाता था और पायलट को दुश्मन के ठिकाने पर सीधे तौर पर अपना विमान क्रैश करना होता था। उड़ान भरने से पहले सभी आत्मघाती पायलट शपथ लेते थे कि वो अपने देश के लिए शहीद होने जा रहे हैं। जापान ने इन आत्मघाती हमलों के लिए अनेकों खास विमान निर्मित किए थे, जिनमें KI-115 और MXY-7 प्रमुख थे। मौत को सामने देखकर कहीं पायलट पीछे ना हट जाए, इसलिए इन विमानों को इस तरह से बनाया गया था कि हवा में उड़ान भरते ही विमान के लैंडिंग व्हील अर्थात टायर विमान से अलग हो जाते थे। यानी अब पायलट चाहकर भी वापस जमीन पर विमान को नहीं उतार सकता था। मतलब एक बार यदि विमान हवा में उड़ा तो हर हाल में विमान क्रैश ही हो सकता था और पायलट का शहीद होना निश्चित था। हालांकि इतना खतरनाक लग रहा ये मिशन बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाया। 80% जापानी आत्मघाती हमले विफल ही हुए, इसलिए इस तरह के हमलों को जल्द ही रोक दिया गया।
इंसानी टोरपीडो। दोस्तों, टोरपीडो समुद्री जहाज़ों द्वारा छोड़ी गई एक मिसाइल होती है। ये मिसाइल पानी के भीतर छोड़ी जाती है और ये पानी के भीतर ही आगे बढ़ते हुए 50 किलोमीटर दूर मौजूद अन्य समुद्री जहाज़ से टकराकर उस जहाज़ में छेद करती है, जिससे वो जहाज़ समुद्र में डूब जाता है। वर्तमान समय में टोरपीडो की आगे बढ़ने की दिशा कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित होती है, किंतु यह आधुनिक तकनीक द्वितीय विश्व युद्ध के समय नहीं होती थी। इसलिए उस समय तक टोरपीडो का डिज़ाइन इस तरह से बनाया जाता था ताकि उन टोरपीडो के ऊपर कोई सैनिक सवार हो सके। सैनिक इस टोरपीडो की दिशा बदलते हुए इन्हें आगे की ओर बढ़ाता था, यानी एक मिसाइल को सही स्थान पर पहुंचाने के लिए सैनिक को खुद ही उस मिसाइल पर सवार होना पड़ता था। एसएलसी नामक इटालियन टोरपीडो में एक साथ 2 सैनिक सवार होते थे। इस टोरपीडो के आगे की ओर 100 किलो से अधिक भारी 2 बम लगे होते थे। चालक टोरपीडो में बैठकर अपने टारगेट यानी दुश्मन जहाज की ओर जाते और बम को टोरपीडो से अलग करके जहाज पर फिट कर देते। उसके बाद बम फटने से पहले ही चालक उस जहाज से दूर चला जाता। वहीं जर्मनी ने तो 2 टोरपीडो को एक साथ आगे बढ़ने की तकनीक बनाई। एक टोरपीडो पर चालक सवार होता था और दूसरा टोरपीडो पहले वाले के साथ बांध दिया जाता था। दुश्मन सेना के जहाज के पास पहुंचकर दोनों टोरपीडो को अलग कर दिया जाता था। जिस टोरपीडो पर चालक सवार होता था वो आगे बढ़ जाता और वहीं छोड़ा गया टोरपीडो जहाज से जा टकराता। किंतु मानव द्वारा संचालित की जाने वाले इन टोरपीडो में बहुत बड़ा खतरा होता था। माना जाता है कि इस तरह के अधिकतर हमलों में टोरपीडो चालक कभी वापस लौटकर ही नहीं आ पाता था। जापान में तो बहुत बड़ी संख्या में सैनिक इन टोरपीडो को नियंत्रित करने के दौरान ही मारे गए थे। कैदी सैनिकों की टुकड़ी। दोस्तों, युद्ध के मैदान से भागने वाले को कायर नाम दिया जाता है और ऐसे सैनिकों के लिए दुनिया भर में कड़ी सजा का प्रावधान है। कई बार तो गद्दार घोषित करके ऐसे सैनिकों को गोली मार दी जाती है, किंतु जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय भगोड़े सैनिकों के लिए एक अलग ही प्रकार की सजा तय की थी। जर्मनी ने सभी भगोड़े सैनिकों को इकट्ठा करके एक अलग टुकड़ी बनाई। इस टुकड़ी को पीनल बटालियन नाम दिया गया। इस बटालियन में शामिल भगोड़े सैनिकों को युद्ध के समय बहुत ही खतरनाक काम दिया जाता था, जैसे कि बारूदी सुरंगों को हटाना या मुख्य सैनिकों को बचाने के लिए मुख्य सैनिकों की टुकड़ी के आगे ढाल बनकर चलना। ज्यादातर मौकों पर 2 देशों के फौजी एक दूसरे पर गोली चलाने से पहले खुद के छुपने का स्थान बना लेते हैं। इन छुपे हुए स्थानों से ही फायरिंग की जाती है, किंतु जब जर्मन सैनिकों के पास छुपने के लिए कोई स्थान नहीं होता था तो ये सैनिक पीनल बटालियन को आगे कर देते थे और खुद पीनल बटालियन के सैनिकों के पीछे खड़े होकर ही गोली चलाते थे। फ्लेम थ्रोअर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जहां एक और बड़ी संख्या में बंदूकों, मशीन गन और हथगोलों आदि का प्रयोग हो रहा था, वहीं जर्मनी सेना अपने साथ आग फेंकने वाली बंदूक भी रखती थी। जब आमने सामने की लड़ाई होती तो यह आग फेंकने वाली बंदूक बहुत काम आती थी। इस बंदूक को चलाने के लिए विशेष प्रकार की जैकेट पहननी पड़ती थी। बंदूक में 2 टैंक होते थे, एक टैंक में पेट्रोल और एक में नाइट्रोजन गैस को प्रेशर से भरा जाता था। यह बंदूक वजन में 36 किलो से लेकर 50 किलो तक भारी होती थी, इसलिए इसे संभालने में बहुत ही अधिक कठिनाई आती थी। इस बंदूक के साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अगर दुश्मन देश की एक भी गोली इस बंदूक में मौजूद पेट्रोल टैंक से आ टकराती तो इस बंदूक में भयंकर विस्फोट हो जाता और इसे संभालने वाले सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ती। अनेकों बार ये बंदूक नाइट्रोजन सिलेंडर के प्रेशर की वजह से भी फट जाती थी। वहीं कई बार इस बंदूक में से निकलती आग की गर्मी के कारण पेट्रोल टैंक में भी विस्फोट हो जाता था। यानी फ्लेम थ्रोअर बंदूक चलाना एक और जहां दुश्मनों के लिए घातक होता था, वहीं दूसरी ओर ये बंदूक उन सैनिकों के लिए भी जानलेवा होती थी जो सैनिक इस बंदूक को संभालते थे। दोस्तों, 6 सालों तक चले द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिकों के भोजन संबंधी परेशानी भी एक बड़ी समस्या थी। अनेकों बार सैनिकों के लिए भोजन पहुंचाने वाले जहाजों पर ही हमला बोलकर उन जहाजों को नष्ट कर दिया जाता। ऐसे में सैनिकों को एक लंबे समय तक भूखा ही रहना पड़ता था। वस्तुतः गोले बारूद की लड़ाई के साथ एक सेना द्वारा दूसरी सेना के भोजन तक पर हमला करना बेहद ही शर्मनाक बात लगती है, किंतु युद्ध में सब जायज होता है। युद्ध के मैदान में हर तरह से दुश्मन सेना को कमजोर करने और दुश्मन सैनिकों के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।